मायने नहीं रखता है क्योंकि आप नो डाउट बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, इसीलिए आपको यानी कि इंटरव्यू के लिए उन्होंने कॉल किया है। अब ये है कि आपकी वो पर्सनैलिटी को जज करना चाह रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की होनी चाहिए कि हाँ, लगे कि एक मैच्योर पर्सन है, जिसको हम यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इंटरव्यू जो आपका स्टार्ट होता है, वो आपका सबसे पहले आपकी अपीयरेंस को देखा जाता है, कि अपीयरेंस कैसी होना चाहिए, आप दिखने में कैसे लग रहे हैं, है ना? क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा यानी कि देश वैसा भेष, एक कहावत भी हमारे यहाँ प्रचलित है कि जैसा देश वैसा भेष, यानी कि आपको समय और जो स्थान है, परिस्थितियाँ हैं, उसके हिसाब से यदि आपकी वेशभूषा है, तो वो सबसे अच्छी मानी जाती है। तो जिन स्थितियों में, परिस्थितियों में आप यानी कि काम करेंगे, आप एक प्रोफ़ेसर है, एक बहुत नोबल यानी कि आपका प्रोफ़ेशन माना जाता है, कि जिसमें ये माना जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो यानी कि हर स्थिति और परिस्थिति में बहुत ही आदर्शवादी होगा। यानी कि एक आइडियल पर्सन होगा, जो अपने स्टूडेंट के लिए और सोसाइटी के लिए। तो आपकी जो वेशभूषा है, वो भी आपकी उसी तरीके से होना चाहिए, कि जिस तरीके का आपका प्रोफ़ेशन है, उससे मिलती-जुलती आपकी वेशभूषा होना चाहिए। आज जैसे हमारे बहुत सुंदर दिख रहे हैं बिल्कुल, है ना? बढ़िया, ऐसे ही दिखना है। और मैंने कहा था ना कि वो चीज़ पे मुझे लगता है शायद आपने अमल करना शुरू कर दिया है, कि जो आपको ड्रेसअप है, वो बिल्कुल ऐसा सिंपल और सोबर होना चाहिए। बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि खुद भी देखने में अच्छा लगे और दूसरा आपको देखे, तो उसको भी अच्छा लगे। बस यही है कि जब आप यानी कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने जा रहे हैं, तो आपका ड्रेस सेंस कैसा होना चाहिए? आप किस प्रकार का परिधान धारण करेंगे? इस प्रकार की चीज़ें यानी कि हमें आज चर्चा यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि आपका गर्ल्स का और बॉयज़ का नेचुरल तरीके से दोनों का अलग-अलग वेशभूषा रहती है। सामान्य स्थिति में लड़कियाँ लड़कों के कपड़े भी पहन लेती हैं, मतलब पैंट शर्ट पहन लेती हैं। लेकिन मैं उनको बोलूँगा कि वो पैंट शर्ट अवॉइड करें। यानी कि वो यानी कि लड़कियों वाले जो कपड़े होते हैं, फीमेल वाले होते हैं, उन्हीं को पहनें। फीमेल के कपड़े क्या होते हैं? यानी कि आपका सलवार सूट होता है और इनकी साड़ी होता है। ठीक है? अब ये आपको देखना है कि आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कौन-सी चीज़ ज़्यादा आपको सूट कर रही है। उसमें भी हम कुछ आपको टिप्स दे देंगे, आपको बता देंगे। लेकिन फिर भी ये है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से कैरी करते हैं। यानी कि आम तौर पर आप यानी कि कौन-सी ड्रेस पहनते हैं, वो सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। क्योंकि वहाँ ड्रेस पहन कर के जो भी आप जा रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि आप कंफर्टेबल हो उसमें। ऐसा नहीं कि साहब पूरा ध्यान आपका किस पर कपड़ों पर ही है, कि साड़ी उस दिन पहन के गए, उससे पहले कभी पहनी ही नहीं है। अब हमारा पूरा यानी कि ध्यान किस पर है? साड़ी पर है। क्यों? कि ऐसा नहीं कि साड़ी का पल्लू खुल जाए और फिर हमें इन्हें पहनने ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो हमें दीदी ने तैयार करके भेजा है और यानी कि अब हम वहाँ पर एकदम से ऐसी स्थिति में आ गए, अब हम क्या करें? तो ये स्थिति नहीं होना चाहिए, है ना? आपको ऐसी स्थिति में जाएँ कि बिल्कुल कम्फर्ट, कि हमें ये पता ही नहीं कि हम क्या पहने हुए हैं। हाँ, ये पता है कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये फ़ील लाएँ अपने अंदर कि हमने जो भी पहन रखा है, हम बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। दुनिया के बहुत स्मार्ट लोगों में हमारी गिनती होती है। ये हम फ़ील लाएँ, समझ रहे हैं ना? कि हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, कि हमारे यानी कि बहुत ही अच्छा परिधान हमने पहना है। और इसमें आपको जो भी हो, चाहे वो आपका मेल हो, चाहे फीमेल हो, दोनों को ही सिंपल एंड सोबर, ये ध्यान रखना। तड़कीला-भड़कीला नहीं, कि बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं कि शादी पार्टी में एकदम चमचमाते हुए, है ना? झिलमिल सितारे हो रहे हैं आप, वो नहीं। आपको क्या है, एक बहुत ही ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं और वो ज़िम्मेदारी आपके कपड़ों से भी झलकनी चाहिए, काम से तो झलकेगी, लेकिन सबसे पहले आपके कपड़े ऐसे होना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड के सामने जैसे ही आप एंटर करें, गेट पर लगे, हाँ यार, ये पर्सन आ गया, यही मुझे चाहिए था। मतलब उनके अंदर से ये क्या किक आना चाहिए, उनके अंदर फ़ील आना चाहिए कि यार ये व्यक्ति है, बस मुझे ये चाहिए था। तो वो यानी कि आपके पूरे पहले आप क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं, आप तो सीधे एंटर करेंगे। फिर आप यानी कि जैसे एंटर करेंगे, एंटर करने के लिए परमिशन लेंगे, तब आपकी पहली स्पीच होगी, पहले उनसे कोई वर्ड आप बोलेंगे। अदरवाइज़ तो वहाँ पर आपको सिंपल देख लिया उन्होंने। फिर वहाँ से लेकर के और आपके गेट से लेकर के चेयर बैठने तक, अब आपका पूरा 2 चीज़ें इसमें देखी जाएँगी। एक तो आपका बॉडी लैंग्वेज,
जो आप किस तरह से वहाँ पर पहुँचे, किस तरह से चल के और दूसरा आपका ड्रेस कैसा लग रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हम इन चीज़ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अभी हमारे पास टाइम है, इन पर भी हम वर्क कर लें। तो सबसे पहले ये है कि लड़की और यानी कि फीमेल को आपका खुद ही देखें कि हम किसमें बेहतर लगते हैं और हम पे कौन-सी ड्रेस सूट करती है। यदि आप साड़ी पहन रहे हैं, तो वो भी हम आपको बता दें किस तरह की आप साड़ी पहनेंगे और यदि आप सूट पहन रहे हैं, तो किस तरीके का आप सूट पहनेंगे। क्योंकि लड़कियों के लिए चॉइस ज़्यादा है, लड़कों के लिए लिमिटेड है, इसलिए हम उस पे पहले बात कर लेते हैं। क्योंकि लड़कों का तो एक ही सीधा सिंपल है कि शर्ट पहनेंगे, पैंट पहनेंगे, सर्दी का सीज़न होगा तो स्वेटर पहनेंगे या आपका ब्लेज़र पहनेंगे। आप इसके अलावा तो कुछ पहन ही नहीं सकते आप। लड़कियों के पास तो बहुत सारी चॉइस है। मैंने कहा ना, तो आप लोग सबसे पहले तो ये है कि मेरा सजेशन पर्सनली फिर आप अपने खुद भी देखना कि जो थोड़े से हेल्दी लोग हैं फीमेल में, तो वो साड़ी को अवॉइड करें। मैंने कहा ना कि ये ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल एक हार्ड एंड फास्ट हो गया। फिर भी कोशिश ये करें कि साड़ी में क्या होता है कि आपका और फिगर साइज़ है ना, बढ़ा हुआ दिखाई देगा। मतलब थोड़े से आप और खाते-पीते से दिखाई देंगे। तो बेहतर ये है कि आप उसको अवॉइड करें। फिर भी ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं, आप नहीं पहन सकते या नहीं पहनना चाहिए। फिर भी आप अपनी फ़िज़िक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ सूटेबल है। जिनकी हाइट अच्छी है, तो वो उनके लिए तो साड़ी बहुत अच्छी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिनकी हाइट अच्छी है और स्लिम है, मतलब स्लिम से मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो वो लोग यानी कि साड़ी पहन सकते हैं या साड़ी उनको पहनना चाहिए। और उसमें भी मैंने कहा ना कि जिसमें आप कंफर्टेबल हों, नहीं है तो अभी आपके पास टाइम है। यदि आपने डिसाइड किया है कि मुझे साड़ी पहनना है, तो आप यानी कि साड़ी पहन के ही घूमें, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाए। आप यानी कि उसको अपने डेली ड्रेसअप में इस चीज़ को शामिल कर लो। अब साड़ी कैसी होनी चाहिए, है ना? ये भी है ना? तो साड़ी में आपका देखा जाता है कि 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि सिल्की साड़ी, है ना? तो और एक होता है आपका जो अ, मतलब कॉटन साड़ी और एक आपकी जो क्या बोलते हैं उसको? आप लोग बताएँ थोड़ा-सा? सेफ शिफॉन वाली, है ना? ये 3 ही मतलब टाइप की साड़ियाँ होती हैं। तो इसमें आपका देखिए कॉटन साड़ी है, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी इंटरव्यू के लिए ठीक-ठाक नहीं है। हाँ, वो क्या होता है कि एकदम से आप उसको प्रॉपर तरीके से कैरी नहीं कर पाएँगे और वो मुझे लगता है कि ठीक भी नहीं है क्योंकि सीज़न आपका सर्दी का होगा। तो इसलिए कॉटन इस तरह से भी हटा दो। और मुझे लगता है कि आपको सिल्क की साड़ी जो होती है ना, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। और सिल्की साड़ी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें प्रिंटेड भी नहीं होते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी भी नहीं होती है, तो वो इस तरीके की साड़ी आप कैरी कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें कि साड़ी में आपका कलर जो है, डार्क कलर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना? डार्क कलर आप समझते हैं जैसे आपका मैरून कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, एकदम से और रेड कलर हो गया और आपका डार्क ग्रीन हो गया, ये जो कलर हैं बिल्कुल अवॉइड करें। अब आपको जो चूज़ करना है कलर में, जैसे उसमें आपका सबसे बढ़िया है कि आपको ऑफ व्हाइट कर सकते हैं, उसके बाद आप ग्रे कलर का चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और आपको प्योर व्हाइट तो नहीं, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, उसमें देखिए आपका ये तो जो आपका जो पल्लू पे पट्टा होता है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? बॉर्डर, है ना? बॉर्डर है, वो यानी कि होना चाहिए, बिल्कुल प्योर तो व्हाइट नहीं होना चाहिए, है ना? और बॉर्डर भी यानी कि बहुत हल्का हो, मतलब बहुत मीडियम हो, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं हो और यानी कि बहुत बड़ा भी नहीं हो। तो इस टाइप की साड़ी को आप चूज़ कर सकते हैं। साड़ी में प्रॉपर तरीके से आपकी जो जहाँ-जहाँ आपकी क्लिप लगती हैं, आप लोग समझते होंगे कहाँ-कहाँ लगाया जाता है, वो यानी कि उसको प्रॉपर तरीके से क्लिपिंग करके जाएँगे। आप यानी कि बिल्कुल वहाँ ऐसा लगेगा कि हाँ, बिल्कुल फ़ोटो है ना, सेशन में आप आए हुए हैं, उस तरीके का एकदम गेटअप आपको दिखाई दे। ठीक है? बाल, हेयर स्टाइल है ना, तो इन चीज़ों को आपको जैसे नॉर्मल आप लोगों के बढ़िया दिख रहा है। अब कुछ लोग ऐसे तो बाल फुला के एकदम से बना लेते हैं, है ना? बालों में ऐसा लगता है जैसे बैलून लगा हुआ है, वो चीज़ बिल्कुल नहीं चलेगी, है ना? या बिल्कुल खुले हुए बाल
है ना? बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, क्योंकि आप लोगों के बाल ज़्यादा रहते हैं ना, तो वो खुले-खुले। हाँ, यदि आपका जो बोलते हैं ना बॉय कट या बेबी कट क्या बोला जाता है वो, मतलब कटे हुए रहते हैं हेयर कट, वो है तो ठीक है, फिर उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। अदरवाइज़ आप उनको अपने क्लेचर है ना? क्लेचर ही तो बोलते हैं जो लगाया जाता है, इंटरव्यू बोर्ड में, तो फिर आपका वो रहता है रबर बैंड रबर बैंड लगा लीजिएगा। रबर बैंड ठीक भी रहता है, सोबर रहता है रबर बैंड क्योंकि क्लैशर वगैरह थोड़ा पार्टी पर्पज़ भी हो जाता है, तो वो लगा लीजिएगा, ठीक है? और एक चीज़ बढ़िया आप कर सकते हो, जो आप लोग करते हैं, महिलाओं को पसंद भी है, क्या? मेकअप। बिल्कुल मेकअप से मतलब वो नहीं कि एकदम से शादी वाला मेकअप, मतलब ये है कि हल्का-फुल्का आप इंटरव्यू के 4-5 दिन पहले से जो आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना, बिल्कुल जाएँ। और उनको बता दें कि हल्का-फुल्का मेरा मेकअप कर दो, इस तरीके से थोड़ा चेहरे पे ग्लो आ जाए। वो ग्लो का भी ध्यान रखें। फुल एन्जॉय करो। इंटरव्यू मतलब एक आपके लिए बहुत बड़ा ऑकेज़न है, आप समझ रहे हैं ना? कि लाइफ़ आपकी बनने जा रही है इसी से, तो क्या दिक्कत है? उस चीज़ को भी एन्जॉय करो। बढ़िया यानी कि हो जाए, तो महीने में 1-2 बार करवा लो। चेहरे पे अभी से ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा और अच्छा टाइम है अपने पास में। इस चीज़ को एन्जॉय करो भई, है ना? ये लाइफ़ का एक बहुत बड़ा पार्ट है आपका। फिर उस दिन जब आप जा रहे हैं ना, तो हल्का-फुल्का यानी कि बिल्कुल जो आप लोग जानते होंगे क्या टच करना होता है चेहरे पर, वो चीज़ें लगा के हल्का-फुल्का जाएँगे, ठीक है? और जैसे आप कानों में है या नाक में जो हमारे जैसे लड़कियाँ पहनती हैं, यदि आप पहनते हैं या पहने हुए हैं, तो बहुत छोटा साइज़ हो। कानों में जैसे बाली पहनते हैं या टॉप्स पहनते हैं, जो भी है, बहुत छोटे होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना? एकदम से अ, नाक में एकदम बेसर पहन ली या यहाँ पर वो कुंदन वाले क्या बोलते हैं? झुमके-वुमके लटका लिए, वो नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर होना चाहिए। और नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि है, तो फिर आप वो जा सकते हैं, बिल्कुल छोटा-सा, यानी कि नाक में और कान में। अदरवाइज़ नहीं पहनते हैं, तो बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं पहने, ठीक है? और यदि आप मैरिड हैं, तो आप हल्की-सी बिंदी जो है ना, वो लगा के जा सकते हैं। और यदि नहीं है मैरिड, तो फिर ज़रूरत ही नहीं मुझे लगता है और यदि लगाते हैं तो लगा सकते हैं, ऐसा ऑप्शन में नहीं है कुछ भी, ठीक है? इसके बाद जो लोग सूट पहनना चाहते हैं, जो गर्ल्स हैं ना सूट पहनना चाहती हैं, तो सूट में भी आपका यानी कि कॉटन को अवॉइड करें, है ना? या मिक्स कॉटन वाला हो, है ना? वो खादी टाइप का जो रहता है ना, वो चीज़ें आप ले सकते हैं। और इसमें भी आपका जो है सिल्की चल सकता है। प्योर सिल्की नहीं लें उसमें भी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्योर सिल्की होगा तो चमक-दमक वाला हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कलर कॉम्बिनेशन पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। सूट पहनेंगे तो सबसे पहले तो ये है कि लाइट कलर और एकदम से लाइट भी नहीं, एकदम से लाइट से मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल प्लेन नहीं होना चाहिए। एकदम प्लेन मतलब ये है कि उसमें थोड़ी बहुत यानी कि कहीं भी हल्का-फुल्का यानी कि प्रिंट भी ले सकते हो, हल्का-फुल्का यानी कि कहीं आपका जो बॉर्डर वगैरह है वो भी उसमें आ सकता है। कलर में आप जो चॉइस कर सकते हैं वो आपका ऑफ व्हाइट हो सकता है, ग्रे कलर बहुत अच्छा हो सकता है, हल्का ग्रीन कलर भी आप ले सकते हैं, हल्का ब्लू भी ले सकते हैं और यदि हल्का-फुल्का प्रिंट भी है, हल्का-फुल्का प्रिंट, बहुत ज़्यादा नहीं एकदम छापा मारता हुआ, हल्का-फुल्का प्रिंट है, तो वो आपका उसमें भी वो ले सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं ये कहूँगा कि ड्रेस में आप कम से कम 2 चॉइस रखें, कम से कम 2 चॉइस, 3 भी रखें क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमारा दुर्भाग्य हमारे साथ होता है ना, तो चीज़ें वो दूसरी वाली काम करती है। जैसे जैसे जो हमने ड्रेस तैयार किया था और उसी दिन क्या हुआ पता नहीं कैसे क्या आपके पेन का टच हो गया, है ना? कलर लग गया कैसे भी। तो अब क्या ऑप्शन आपके पास बचा है? रात में तो ड्राई क्लीन करवा नहीं रहे आप, तो आप क्या करेंगे उस दूसरे यानी कि सूट को आप पहन कर के जा सकते हैं। या कुछ एकदम से ऐसा हुआ जल्दबाज़ी एकदम से हुई, हड़बड़ाहट हुई और पता नहीं क्या हुआ कि उसमें कट लग गया। कैसे भी, किसी भी चीज़ से उलझ के फट गया। अब आपके पास कोई ऑप्शन तो होना चाहिए ना, तो उस ऑप्शन के रूप में दूसरे सूट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये व्यावहारिक बातें हैं जो उस समय एकदम से हमारा पूरा ध्यान फिर सूट पे ही कॉन्सन्ट्रेट हो जाता है। अब हम क्या करें? अब क्या पहन के जाएँगे? है ना? छोटी बहन का पहन के जाएँ, बड़ी बहन का पहन के जाएँ। देखा कि साहब छोटी का पहन लिया, तो वो टाइट हो रहा है, फँसे जा रहे हैं, बड़ी का पहन लिया तो
खुले जा रहे हैं, तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए, आपके 2 सूट होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद सूट में 2 ऑप्शन होते हैं कि एक तो सूट हो गया, ठीक है? और दूसरा एक आपका अ, वो लेगी और वो होता है क्या? कुर्ती, है ना? है ना? लेगी कुर्ती का ऑप्शन है। तो वो भी एक ऑप्शन में ले सकते हैं यदि आपके फिगर के अकॉर्डिंग अच्छा लग रहा है तो, है ना? खुद आप अपने लिए देख लें, 1-2 लोगों से और भी पूछ लें, राय ले लें कि हमारे ऊपर कौन-सी चीज़ अच्छी लग रही है। क्योंकि अभी अपने पास टाइम है, इन चीज़ों को भी देख सकते हैं, है ना? अब जैसे बैंकिंग वालों का है, तो बेचारे वो तो बिल्कुल हड़बड़ाहट में है कि 15 तारीख का उनका अभी 7 तारीख को इनका इंटरव्यू का मतलब इसका रिटन का रिजल्ट आया है और आज इनकी 10 तारीख हो गई और 15 तारीख को तो उनको इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुँचना है। तो बहुत ज़्यादा कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं है। आपके पास में बहुत सारा टाइम है। आराम से सोचे समझे, बढ़िया ड्रेस अप में रहें। और कुछ ऐसी ड्रेस भी रखो, जैसे हमारे चंद्रपाल जी हैं बढ़िया अच्छे घूम रहे हैं। तो आप यानी कि कोशिश ये करो जिस ड्रेस को आप वहाँ कैरी करने वाले हैं उस दिन, उसी टाइप के यानी कि ड्रेस को आप यानी कि रेगुलर यूज़ में लाएँ। यदि आप साड़ी पहनना चाहते हैं तो अभी से साड़ी पहनना स्टार्ट करो, है ना? घर पे भी साड़ी में घूमते रहो। भई आप उसके लिए नहीं पहनते हैं तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अभी सूट पहनते हैं लेकिन आपने सोचा कि आपने डिसाइड किया है कि अब यानी कि इंटरव्यू में हम साड़ी पहनेंगे। तो अभी से साड़ी पहन कर के घूमना स्टार्ट कर दो, ठीक है? इसके बाद शूज़ का रहता है कि शूज़ कैसे होना चाहिए। तो गर्ल्स में जो शूज़ का है 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो बेली टाइप में होती है ना? और एक आपका सैंडल टाइप में होता है। तो मुझे लगता है कि जो अ, मतलब जो स्लिम है थोड़ा-सा, है ना? तो मुझे लगता है उनको बेली साइज़ ज़्यादा सूट करती है ना? और जो थोड़ा-सा हेल्दी ज़्यादा है तो बेली हो सकता है कि या फ्लैट में रहना चाहिए, है ना? यदि जो भी पहन रहे हैं, सैंडल पहन रहे हैं या बेली पहन रहे हैं, तो एकदम फ्लैट में होना चाहिए या थोड़ा-सा उठा हुआ एकदम हाई हील वाला तो कुछ भी नहीं होना चाहिए आइटम। जो भी आप पहन रहे हैं, हाई हील बिल्कुल भी नहीं पहना है, उसको पूरी तरह से आप प्रोवाइडेड समझें कि इस चीज़ को तो हमें पहनना ही नहीं है, ठीक है? और यदि आपका चश्मा लगाते हैं, उसके बिना काम चलता ही नहीं है, तो बिल्कुल लगा के जाएँ और यदि उसके बिना काम चल जाता है ना? तो फिर बिल्कुल पहन के ना जाएँ। समझ रहे हैं ना? कि एक ये रहता है कि भई हमें तो वहाँ पहन के जाना हमारी मजबूरी है ना? तो वो पहन के ज़रूर जाएँगे। और अमूमन तौर पर क्या होता है कि हम जैसे स्टडी के टाइम पर लगाते हैं या कोई गाड़ी ड्राइव करते हैं, उसमें लगाना होता है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं कि आप ना पहनें। ठीक है? अब हम जेंट्स के लिए आ जाते हैं कि लड़के क्या पहने? तो सबसे पहले तो ये है कि सर्दी का टाइम है, तो सर्दी के टाइम में आपको सूट जो होता है ना, वो पहन के जाएँ। शेरवानी नहीं, है ना? शादी में नहीं जा रहे हैं और ना ही कैसी पार्टी में। और ना जोधपुरी सूट जाएगा। एक जोधपुरी सूट होता है ना, जो एकदम से कॉलर तक बंद होता है, वो भी नहीं चलेगा। आपका अ, सूट का जो कलर है, वो डार्क ही होना चाहिए, है ना? इसमें आपके एक ब्लैक कलर और एक आपका नेवी ब्लू और एक ग्रे कलर भी चलेगा और आपका अ, ग्रीन हल्का मतलब जो रहता है ना कि डार्क एकदम ग्रीन नहीं, हल्का जो ग्रीन होता है, जिसको बोल देते हैं कैसा कलर वो है? नहीं डार्क ग्रे मतलब हाँ, वो वाला। और ब्लैक में भी कई क्वालिटी होती है ना? तो जो एक होता है ना कि कार्बन ब्लैक वो बिल्कुल नहीं। एकदम से लग रहा है कि साहब पता नहीं कौन-सी कोयले की खदान से निकले हैं, वो वाला नहीं ब्लैक। मतलब एक है ना, समझ गए हो ना? कि इनमें से ही आप चूज़ करें, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं देखें। हाँ, अब इसमें ये है कि साहब वो चेक वाला होना चाहिए सूट कि नहीं होना चाहिए, लाइनिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना आपका चेक होना चाहिए, ना लाइनिंग होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन में आपका होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद आपका जो सूट पहन रहे हैं, तो उसमें आपको शर्ट का कलर कैसा होना चाहिए? तो शर्ट का कलर भी आपका मैचिंग का होना चाहिए। जैसे आप ब्लैक पहन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें ऑफ व्हाइट जो है ना या व्हाइट
कलर की यानी शर्ट ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको। ब्लू यदि आप डार्क ब्लू सूट पहन रहे हैं, तो उसमें हल्का जो अ, ब्लू कलर होता है ना, स्काई ब्लू उसको बोलते हैं ना, वो वाला यानी कि शर्ट भी पहन सकते हैं आप, है ना? या आपका ऑफ व्हाइट व्हाइट भी शर्ट पहन सकते हैं, ठीक है? और यदि आपका ग्रे कलर में वो पहन रहे हैं, क्या? सूट पहन रहे हैं, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आपका अ, डार्क शर्ट का भी हो सकता है, वैसे अवॉइड करें, क्योंकि कोशिश यही करें कि लाइट कलर की ही शर्ट पहनें। यदि डार्क कलर की आप पहनना चाहते हैं, तो आपका जो ब्राउन कलर होता है ना, मतलब डार्क ब्राउन मतलब वो वाला भी ले सकते हैं शर्ट में। अदरवाइज़ कोशिश यही करें कि लाइट कलर की शर्ट ही रहे। सूट के साथ में आपको टाई पहनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कि टाई लगाना आना चाहिए आपको खुद। है ना? कि वही नहीं कि साहब ये देखा कि हमारा पूरा ध्यान अब क्या है नोट पर ही है ना? पूरा इंटरव्यू हमारा नोट पर ही चल रहा है कि पहली बार हमने गले का फंदा लगाया है, तो वो स्थिति नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? कि आपको पूरी तरीके से कम्फर्ट में रहना है। यदि आपको नहीं पहनते हैं टाई और उस दिन पहनना चाहते हैं, तो पहले से उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। खुद नोट बनाना सीखें, उसको पहनना सीखें और ऑकेज़नली जो भी है, जहाँ भी जा रहे हैं, तो आप पहन कर के ही जाएँ। ये मत देखो कि भई लोग क्या सोचेंगे? भई हम अच्छे लग रहे हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। 1-2 लोगों की जो समझदार लोग हैं, उनसे आप उनकी राय भी ले सकते हो और खुद अपनी फिर राय बनाएँ कि ये मेरे लिए सबसे बढ़िया है, कंफर्टेबल इसमें हम लग रहे हैं। वो इसके बाद एक कहता है कि साहब ये टाई है, टाई में जो क्लिप लगती है वो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? है ना? भई शादी में जाते हैं ना सूट-वूट पहन कर के, तो टाई एकदम से सेट रहनी चाहिए, नहीं। उस समय आपको इनकी जो क्लिप वगैरह होती है, वो बिल्कुल भी नहीं लगाना सूट की। मतलब टाई पहन रहे हैं और यानी शर्ट के साथ में जो क्लिप लगाते हैं, वो बिल्कुल नहीं लगाना आपको। साइ और जो टाई है, वो आपकी बहुत नीचे तक नहीं जानी चाहिए और बहुत छोटी भी ना चाहिए। जो एक जो नाभि होती है ना अपनी, वहाँ तक यानी कि टच करने वाली होना चाहिए। उससे नीचे नहीं जाना चाहिए और उससे ऊपर भी नहीं, एकदम से वो दिखनी है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो सर्दी है, तो ऑलरेडी आपकी शर्ट बंद होगी और नहीं है, तो भी आप यानी कि यदि ब्लेज़र पहन रहे हैं मतलब वो स्वेटर पहन रहे हैं, हाफ स्वेटर पहन रहे हैं, ये भी पहन सकते हैं, एक ऑप्शन है। लेकिन बेहतर ऑप्शन सूट का ही रहता है। यदि नहीं आपके पास में या कोई भी ऐसा रीज़न है, तो आप यदि उसको पहन रहे हैं, स्वेटर को, तो हाफ स्वेटर पहनें, फुल स्वेटर ना पहनें, ठीक है ना? और हाफ स्वेटर में भी आपका गोल गले वाला नहीं पहनेंगे आप, है ना? आप वी गले का जो रहता है ना स्वेटर, वो पहनेंगे और बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लाइट कलर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये शर्ट आपकी लाइट कलर की होगी, ये तो परफेक्ट है। लेकिन जो आपका ब्लेज़र है, ऐसा कलर बोलो उसका जो क्या स्वेटर का कलर है, एकदम से ऐसा नहीं होना चाहिए, चुभने वाला कलर या चमकीला कलर वो नहीं, एकदम से सिंपल एंड सोबर वाला होना चाहिए, ठीक है? और जब आप स्वेटर पहनेंगे, तो ये बाजू के जो है ना, बटन लगे हुए होना चाहिए, वैसे भी लगा होना चाहिए और आप चाहें तो सूट के साथ भी टाई लगा सकते हैं और आप स्वेटर में भी टाई लगा सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास में है, ठीक है? इसके बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है शूज़ का लड़कों के लिए, कि अमूमन तौर पे क्या होता है लड़के शूज़ पहनते ही नहीं हैं। कौन से वाले? जो एक ऑफ़िशियल लुक होता है वो वाले। या तो वो क्या करते हैं स्पोर्ट्स शू पहन के रखते हैं या सैंडल वैसे डाल ली और या फिर क्या होता है कोई बढ़िया कोई कलर्ड वाला जूता जो हमें अच्छा लग रहा है, वो पहनते रहते हैं। नहीं, उस दिन आपको वो बिल्कुल नहीं पहनना है। आपको ब्लैक ही होना चाहिए। अच्छा ब्लैक में भी एक वो होता है कि शाइनिंग मारता है एकदम से, सीधी निगाह पहुँचती है, हाँ, क्या जूता खरीद के लाया बढ़िया इंसान, मज़ा आ गया। वो बिल्कुल नहीं पहना उस दिन, है ना? वो उस दिन शादी पार्टी के लिए रखो। बिल्कुल वो वाला होना चाहिए। अच्छा एकदम से ये भी नहीं कि आप कल ही खरीद के लाए हो और आज पहन के जा रहे हैं। नहीं, 1-2 बार आप पर उस पर इनकी क्या हो, पॉलिश हो चुकी हो, वो वाला एकदम से पहन के जाएँगे, है ना? 1-2 दिन पहले वाला नहीं। मतलब कम से कम 10 दिन पहले क्योंकि उससे चलने में भी तो आप देखें कम्फर्ट है कि नहीं? नहीं देखा कि साहब पैर में चिपक रहा है या ये हो रहा है कि आपका पैर परेशान कर रहा है, तो पूरा दिमाग कहाँ पर है? बोले साहब पैर में चल रहा है दिमाग। दिमाग दिमाग में है ही नहीं है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद जो एक वो होता है स्लीवलेस होते हैं, मतलब जिसमें फीते नहीं होते ना, वो वाले नहीं पहनना। जैसे आप डाला और चल दिए जल्दबाजी में, नहीं। बाकायदा आपके फीते वाले होना चाहिए। और शूज़ में भी आपका ये ध्यान रखें कि जो ये मेरा परफेक्ट है, इस तरीके से आप पहन सकते हो। मतलब एकदम से वो नहीं होना चाहिए क्या, चौड़े वाले होते हैं ना, वो नहीं। एकदम टो निकला हुआ है। अच्छा वो वाला टो भी नहीं कि जैसे राजा-महाराजाओं वाली आगे निकल के वो एकदम हैं, गणेश जी जैसी सूँड बनती है, वो वाली नहीं। तो वो एकदम से इस टाइप का आपका शूज़ होना चाहिए। अब सब एक अंदर की चीज़ होती है, सॉक्स कभी-कभार दिख जाते हैं, है ना? वैसे तो नहीं दिखते हैं क्योंकि पैंट में दबे हुए, जूते में दबे हुए, लेकिन कभी-कभार अपना रंग तो दिखाएँगे ना वो भी, तो दिख जाए। तो वो दिखते हैं तो वो कैसे दिखना चाहिए? नहीं, प्योर व्हाइट नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि फिर तो ऐसा लग रहा है कि वो क्या है कि ब्लैक एंड व्हाइट वाला कॉम्बिनेशन हो रहा है, नहीं। प्योर व्हाइट नहीं होना चाहिए, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपका ऑफ व्हाइट को ले सकते हो या आपका स्काई ब्लू ले सकते हो, है ना? या आपका ग्रे कलर का भी हो सकता है। बिल्कुल प्योर व्हाइट नहीं पहनना है सॉक्स में, मेरा मानना ये है। और फिर ऐसी ही है चीज़ में कभी-कभार देखेंगे तो पहन भी सकते हो, नहीं है कोई ऑप्शन में तो। भई अभी तो आप ऑप्शन ढूँढ सकते हो ना, और इतनी महँगी चीज़ भी नहीं है। सॉक्स तो बहुत सस्ता रहता है, ₹100 के अंदर में आ जाता है, मतलब अपने बजट में ही रखें। वैसे तो ये बहुत ब्रांडेड चीज़ें तो बहुत महँगी-महँगी आती हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, है ना? यदि आप खुद कमाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप कुछ भी खरीदें। और यदि आप खुद नहीं कमाते हैं, है ना? पिताजी फाइनेंस करते हैं, तो उनको परेशान नहीं करें, साहब मुझे ब्रांडेड कपड़े ही खरीदना है। मतलब कपड़े खरीदना है, लेकिन वो खरीदना है जो आपको अच्छे लगें। ब्रांड वैल्यू नहीं देख रहे वहाँ पर, वो आपका सलीका देख रहे हैं कि आपने किस तरीके के पहने हैं और इस ऑकेज़न के लिए आपने जो पहनना चाहिए, वो पहना कि नहीं पहना। इस चीज़ का बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि बहुत ब्रांडेड हैं या बहुत महँगे हैं या बहुत सस्ते हैं। नहीं, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि किस तरीके से आपने पहने हैं। अब एक चीज़ और है कि आजकल लड़कों का एक गेटअप चल रहा है बहुत कुछ। क्या? जो है हाँ जी, आपने बिल्कुल सही बात कर दी है, कि साहब हम दाढ़ी का क्या करें? हमारे ऊपर दाढ़ी सही लगेगी कि बिना दाढ़ी के लगेंगे? देखो दाढ़ी आप यानी कि फैशन के लिए है ना? तो दाढ़ी वाले बाबा आप बाद में बनें, जब आप प्रोफ़ेसर बन जाएँ, तब आप दाढ़ी रखें या ना रखें वो ठीक है, लेकिन जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो दाढ़ी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है? और मूंछ रखते हैं, तो आप रख सकते हैं, हल्की-सी मूंछें होनी चाहिए। भारी भरकम मूंछें नहीं दिखना चाहिए कि साहब पूरे चेहरे पे मूंछें ही मूंछें दिख रही हैं और कुछ नहीं दिख रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और यदि क्लीन शेव की आदत है या आप क्लीन शेव रहते हैं, तो क्लीन शेव भी जा सकता है, ठीक है? और ये दाढ़ी वाला जो फ़ैशन है कि बिल्कुल इधर से इतना कट लगेगा, इधर से इतना कट लगेगा, वो लगेगा, ये बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल साफ होकर के जाएँगे आप, समझ रहे हैं? क्योंकि ये आपका एक अलग टाइप की प्रोफ़ेशन है। एक प्राइवेट सेक्टर में होता तो चलो एक बार मैं आपको कह भी देता कि हाँ, ठीक है, इसको आप चले जाएँ। ये तो बहुत ही मैंने कहा ना कि एक आदर्शवादी आपका व्यक्तित्व का परीक्षण होने जा रहा है आपका। नोबल बिल्कुल प्रोफ़ेशन है। इससे अच्छा तो कोई प्रोफ़ेशन है ही नहीं है, जिसमें आप जा रहे हैं। तो वो आप एक रोल मॉडल हैं भई। भई बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आप उनके हीरो हैं, समझे ना? रियल हीरो, वो वाले मूवी वाले हीरो नहीं, रियल हीरो हैं। तो वो आप जैसा बनना चाहेंगे। आपकी हर एक्टिविटी से, आपके पहनावे से, आपके बातचीत करने के तरीके से, हर चीज़ का सलीका वो आपका यानी कि फ़ॉलो करना चाहते हैं। तो ऐसा यानी कि पर्सन उनको चाहिए। जब आप बोर्ड में जाएँ तो एकदम से लगे कि हाँ, ये इस व्यक्ति को आता है कपड़े पहनने का सलीका। ये यानी कि प्रोफ़ेसरशिप की मर्यादा रखेगा। ये ऐसा पर्सन है कि स्टूडेंट को सही दिशा देगा, अपनी बिना कुछ बोले। मतलब ये आपका एक्सटर्नल जो इंटरव्यू का पार्ट होता है, वो यानी कि आपका ड्रेसअप डिसाइड करता है। तो इस ड्रेसअप वाले सेंस में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जा रहे हैं। ये बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है और उनके सामने हमें कैसे जाना चाहिए, कैसा ड्रेस होना चाहिए, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ड्रेस वही सबसे अच्छी है जो आपको अच्छी लग रही है। लेकिन फिर भी 2-4 लोगों से राय लेने में कोई दिक्कत नहीं है और यदि आप चाहें तो मेरे सामने पहन कर के भी आ जाएँ, तो उसमें भी मैं कुछ आपको सजेशन दे दूँगा कि हाँ, ऐसे पहनना अच्छा हाँ, एक चीज़ और
कि सूट में भई यहाँ पर वो लगाया जाता है ना? हैं? रूमाल हम एक उसमें सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, वैसे तो और कुछ भी तमाम चीज़ें बोली जाती हैं, है ना? वॉच बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रॉच, है ना? तो वो बिल्कुल नहीं लगाना है ना? हैं? शादी पार्टी में लगाया जाता है ना? पेन लगा सकते हैं बट यानी कि शायद कभी-कभार इंटरव्यू बोर्ड वाले भी उसको मना कर देते हैं, तो आप यानी कि देख लें वहाँ पर यदि लगाने के लिए है, तो आप लगा के जा सकते हैं, यदि वो मना करते हैं तो आप निकाल के बाहर रख जाइए। और पेन में भी ध्यान रखें, बहुत हाई-फाई क्वालिटी वाला पेन नहीं होना चाहिए, है ना? ऊपर तक निकल रहा है, एकदम शाइनिंग दे रहा है, ब्रांडेड दिख रहा है, वो चीज़ नहीं, बिल्कुल सिंपल आप प्रोफ़ेसर हैं भई, कोई बिज़नेसमैन थोड़ी हैं कि बड़ा महँगे से महँगा होना चाहिए। आपका यानी कि लिखने वाला पेन होना चाहिए, जिससे लिखा जा सके, है ना? तो यदि पेन है तो उस तरीके का, मतलब पूरा पेन है, अंदर चला जाए, मतलब उसका बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे निकल रहा है वो नहीं, पूरा अंदर चला जाए, बस इसका जो अ, ढक्कन होता है ना, उसका जो क्या बोलते हैं ये हैं? कैप का जो बाहर क्लिप होती है, हाँ, जो कैप की क्लिप होती है बस वो बाहर दिखाई दे, पूरा यानी कि अंदर चला जाना चाहिए। इस टाइप का यानी कि पेन लगाएँगे। उसके बाद गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हाथ में क्या पहना है ना? तो रिस्ट वॉच पहन सकते हैं यदि वो अलाउ करते हैं। कई बार क्या होता है कि बोर्ड में मना कर दिया जाता है कि आप घड़ी पहन के नहीं आएँगे और यदि अलाउ करते हैं, तो फिर आप पहन के जा सकते हैं। अच्छा, उसमें भी बहुत महँगी ब्रांडेड घड़ी नहीं, सिंपल एंड सोबर एक बहुत तरह-तरह की मार्केट में आ गई है, स्मार्ट वॉच भी आ गई है, तो वो नहीं पहनना है आपको, स्पोर्ट्स वॉच भी है, वो भी नहीं पहनना है, आपको सिंपल और कोशिश ये करें कि लेदर वाला जो पट्टा होता है ना, वो वाली वॉच पहनेंगे और यदि नहीं है, तो फिर ये ऐसे भी चल जाएगी, ऐसा कोई वो नहीं है, इश्यू नहीं है। और लेकिन घड़ी का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम से वो ऐसी भी घड़ी आती है ना बड़ी-बड़ी एकदम स्पोर्ट्स वॉच, वो नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपका एक सिंपल सिटी वाली होती है ना, वो वॉच होना चाहिए, ठीक है? उसको पहन के जा सकते हैं। लेकिन यदि बोर्ड आपको मना करता है वहाँ पर, आपके कर्मचारी जो पहले से बता देते हैं कि साहब नहीं पहन के जा सकते, तो आप बिल्कुल जिद ना करें, आप घड़ी भी उतार के जाएँ। और कुछ हमारे सिलेक्शन में बड़ी सहयोगी चीज़ें होती हैं। जो हमारे मम्मी-पापा या हमारे और लोग बड़े चिंतित रहते हैं कि साहब ये वाला नग पहन लिया जाए और बस सिलेक्शन इसी से होना है ना? ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का या मूँगा या पुखराज तमाम तरह के जो आते हैं ना, वो वाले यानी कि नग पहन कर के घड़ी वो क्या नाम उसमें रिंग में पहन के चले गए तो सिलेक्शन पक्का है। ये यानी कि कुछ ज्योतिषियों वगैरह से मिल लेते हैं ना, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है आपको, समझ रहे हैं ना? कोई घड़ी में मतलब सॉरी कोई रिंग नहीं पहन के जाएँ, किसी भी टाइप की, सिंपल भी नहीं, क्या समझे? किसी भी टाइप की कोई भी रिंग पहन करके नहीं जाना है आपको। कोई भी अंगूठी, किसी भी टाइप की छल्ला, अंगूठी कुछ भी, क्या समझे? नग, बिना नग कुछ भी नहीं पहनना आपको, ये ध्यान रखें, है ना? रईसी दिखाने के लिए साहब चेन तो ऊपर से एक डाल ही लेते हैं, कि दिखे कि हम खाते-पीते परिवार से बड़ा समृद्ध परिवार से हैं। हम तो यहाँ शो ऑफ करने के लिए आए हैं, ये तो ठीक है आप पूछ लो जो पूछना है, लेकिन आप हमें देख ज़रूर लो हमारी अमीरी को। तो वो बिल्कुल भी नहीं, महिलाएँ भी नहीं। ज्वेलरी आपको ज्वेलरी जी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। बिल हाँ, तो भी कोई बिल्कुल नहीं, कोई इश्यू नहीं है। मैरिड हैं कि नहीं है और वैसे ये है कि मेरिट तो जब पता चलता है कि भई हम उसमें एक तो फॉर्म में लिखा होता है, कभी-कभार ध्यान नहीं देता है, तो हम उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, सिंदूर लगा लेते हैं। तो सिंदूर लगाने का भी भई आप लोगों को बेहतर तरीका पता है ना? कैसे लगाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि एकदम से वो एकदम दिखता है ना, यहाँ से स्टार्ट किया पीछे तक एकदम बड़ा वाला, मोटा-मोटा एकदम से रेड लाइन, वो वाली नहीं होनी चाहिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वही नॉर्मल वाली चलेगी, है ना? बिल्कुल वो सिंपल सिटी दिखनी चाहिए। एकदम ये नहीं कि साहब हम भारतीय नारी हैं और हम बिल्कुल पतिव्रता नारी हैं, तो वो हमारे पूरे वेशभूषा में भी वो भी नहीं दिखनी चाहिए। मतलब एक सिंपल सिटी, है ना? बट ठीक है, आप यानी कि ये चीज़ दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे अवसर होते हैं। शादी-विवाह में होते हैं और तीज-त्योहार होते हैं, उन चीज़ों पर आप करें। तो यही तो इम्पोर्टेंट है कि किस अवसर पर हमें क्या करना है। तो ये हमारे लिए एक अलग अवसर है, तो वहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान और बहुत बारीकी बात बता रहा हूँ महिलाओं के लिए, है ना?
आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं उस वे में बता रहा हूँ कि जो आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने फेस करते हैं। जिसे जो क्या बोलते हैं लिपस्टिक, है ना? है ना? एक बड़ा पार्ट होता है कि हमारी ब्यूटी को लाने के लिए, तो वो आप लोग बेहतर समझते हैं कि क्या करना है। तो मुझे लगता है कि जितना डार्क होगा, वो अवॉइड करें। मतलब डार्कनेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और यदि नहीं लगाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा और लगाते हैं, तो मैंने कहा ना कि बिल्कुल हल्का वाला, है ना? क्योंकि वो सर्दियों का टाइम है, तो जो बैग्स टाइप का जो रहता होगा, आप लोग समझते होंगे क्या चीज़ है ना? है? हाँ, ये बता रही तो इस टाइप से आप वो लगा सकते हो, लेकिन बिल्कुल डार्क कलर नहीं होना चाहिए, है ना? बिल्कुल सिंपल लग भी जाए और चेहरे पर वो ग्लो भी आ जाए और दिखे भी नहीं, वो चीज़ ऐसा कुछ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद मुझे लगता है कि एक चीज़ और बच रही है लड़कों के लिए, वो है कि बेल्ट, है ना? बेल्ट भी लगाना है आपको, बिल्कुल लगाना है। आजकल एक फैशन भी चल रहा है कि कई लोग बेल्ट ही नहीं लगाते हैं, ट्राउज़र भी पहना है, शर्ट भी पहनी है, तो भी यानी कि वो नहीं लगा रहे हैं। तो वो आपको मॉडल नहीं है कोई आप, है ना? ये मॉडलिंग करने वाले हीरो नहीं हैं। आपको क्या करना है, एक उसमें जा रहे हैं, प्रोफ़ेशनल जो वे होता है, उसमें बेल्ट भी होना चाहिए। हाँ, बेल्ट में भी आपको बता दें, चौड़ा वाला बेल्ट नहीं होना चाहिए, कि जो बहुत एकदम से चौड़ा वाला बेल्ट, ठीक है? बिल्कुल कैसा होना चाहिए? मीडियम साइज़ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और मीडियम जो साइज़ होता है ना बेल्ट का, वो होना चाहिए। और जो बेल्ट का वो क्या बोलते हैं, सिंपल भाषा में कुंदा बोल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? लॉक, लॉक, है ना? तो जो लॉक होता है ना, वो भी आपका उसी साइज़ से होना चाहिए, ठीक है? और अ, बेल्ट ब्लैक कलर का ही होना चाहिए, समझ रहे ना? हाँ, और वो लेदर का होना चाहिए और चमकीला नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, समझ रहे ना? लेदर का हो और ब्लैक कलर का ही हो, ठीक है ना? और ब्राउन भी नहीं हो, 2 ही ऑप्शन रहते हैं ज़्यादातर, ब्लैक और ब्राउन, तो आप ब्राउन भी नहीं पहनेंगे, ब्लैक ही पहनेंगे, ठीक है? और बेल्ट का ये भी है कि आपका बहुत आगे तक नहीं जाना चाहिए, बड़ा बेल्ट साइज़ में नहीं होना चाहिए। जैसा आप देखा कि यहाँ तक तो आ गया, तो इसके बाद आगे तक और चला जा रहा है कि बड़ा आ गया तो आप लपेट ही लेते हैं पूरा, है ना? तो इस टाइप से नहीं, बिल्कुल, है ना? जो हुक होता है ना पैंट का, तो पहले वाले हुक तक आना चाहिए, आगे वाले तक नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बारीकी अभी इतना काम कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इतना अच्छा कर सकते हैं, उन सारी बातों को हम फ़ोकस करें, ध्यान रखें। ठीक है? अब एक चीज़ और है, लड़कों की हेयर स्टाइल, लड़कियों की हम चर्चा कर चुके हैं। लड़कों की हेयर स्टाइल में ध्यान रखें कि आजकल तरह-तरह की हेयर स्टाइल चल रहा है। लड़कियों के ऑप्शन नहीं है हेयर स्टाइल में। भई हो सकता है कि वो स्ट्रेट और क्या कर्ली वगैरह होते हैं, लेकिन लड़कों के हेयर स्टाइल में बड़े डिफरेंस है ना? एकदम में टोपी टाइप की लगा देते हैं, इधर से पूरा काट दिया, उधर से काट दिया, एकदम फौजी टाइप का आपका हो गया, है ना? ऊपर-ऊपर कुछ बाल रह गए और नीचे से खत्म हो गया। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे चंद्रपाल जी हैं, इस मामले में बिल्कुल आइडियल हैं। बिल्कुल ऐसे ही बाल कटे होना चाहिए, है ना? जो ये चेहरे पर आती है ना जो इसको बोलते हैं कलम, कलमी बोली जाती है ना? ये बहुत लंबी नहीं होना चाहिए, है ना? ये यहाँ तक ही होना चाहिए, कहाँ तक? कान के नीचे तक नहीं, कान के ऊपर तक ही होनी चाहिए। कान के नीचे नहीं जानी चाहिए कैसे भी, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना है हमें और लड़के भी बढ़िया वो करवा सकते हैं, क्या? हाँ, मतलब 1-2 बढ़िया यानी कि फेशियल करवा लो, फेस चमकता हुआ जाना चाहिए, है ना? मतलब चेहरे पे ग्लो हो यार, क्या समझे? तो मैंने कहा ना ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, आप इंटरव्यू को एन्जॉय करो भाई, समझे? तो वो फेशियल करवा लो, लेकिन वो महँगा वाला नहीं कि साहब मम्मी-पापा परेशान कर रहे हैं कि साहब जेब में 2 पैसे भी नहीं है और साहब वो ग्लो आना चेहरे पर, सर ने बोला है ना? बोले ₹5000 दो इस बार के लिए, 5000 अगली बार के लिए, वो वाला ग्लो लाना है। ऐसा नहीं, वो शादी में लाना बाद में जब कमाने लगो तो बढ़िया। तो अभी ये है कि हाँ, एक हल्का-फुल्का फेशियल हो जाए। यदि बालों में सफ़ेदी दिखने लगी हो ना, तो बिल्कुल करवा लो और नहीं भी दिख रही है, तो भी करवा लो। डाई नहीं, कलर, बड़े नेचुरल कलर आते हैं, वो वाले कलर, है ना? एक तो
तरह-तरह के रंग दिए जाते हैं आपको। हाँ, डार्क ब्राउन वो वाला करवाएँ, है ना? एक बरगंडी होता है, क्या होता है, खरकंडी होता है, तमाम तरह के हैं। हाँ, वो वाले कलर नहीं करवाना है, कैसा देखा कैसा वहाँ पूरा ध्यान आपके चेहरे पर कम, बालों पे ज़्यादा सब लोगों का, है ना? 2 कलर के हैं? हाँ, बहुत सारे अलग दिखने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं करवाना है आपको, ठीक है? नहीं, तो आप जाना ना, लेकिन वो कब जाना, कहीं कोई फ्रेंड का बर्थडे हो, क्या समझे? फ्रेंड की शादी हो, तो वहाँ चले जाना बढ़िया। लेकिन यहाँ इसको नहीं, यहाँ अवॉइड करें। यदि शादी करके आए फ्रेंड की, तो उसी समय पूरा कलर करवा के जाना, 2 कलर को एक ही कलर करवा के जाना, ठीक है? अच्छा, एक बात और है कि यदि आप स्पेक्स लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो उसमें अब क्या होना चाहिए? क्योंकि इसमें भी बड़ा फ़ंकी टाइप का चल रहा है आजकल कार्यक्रम। न दिखने के लिए कम, दिखाने के लिए ज़्यादा। भई दिखता तो हर चश्मे से ही है, अब वो हमें दिखाना कैसा है, वो भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो सिंपल जो होते हैं ना, फ्रेम वाले, सिंपल फ्रेम वाले, वो वाले आप यूज़ करें, है ना? एकदम से कहीं कर क्या होता है, फ्रेम में भी अलग-अलग टाइप की क्वालिटी है ना? बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी होते हैं दिखाने के लिए, है ना? कुछ एकदम से गोल्डन टाइप के होते हैं, है ना? तो वो चीज़ें नहीं, बिल्कुल सिंपल सिटी वाले जो होते हैं ना, हाँ, हाँ, तुम्हारा बिल्कुल सही है। तुम्हारा थोड़ा-सा लाइट है। हुँ। हाँ, ये ठीक नहीं है। ये चश्मा लगा रहे हैं, ये ठीक है। हाँ, तुम्हारा भी मुझे लगता है इंटरव्यू के लिए ठीक नहीं है। तुम्हारा भी हाँ, तो वैसे लगाते हो फिर मत लगाना, फिर तो ठीक है। हाँ, पढ़ते हैं तो ठीक है लगा लीजिए और बिना मैंने कहना है कि चश्मे के काम चल रहा है, तो फिर आप लगाए के मत जाएँ, है ना? लेकिन एक ध्यान रखना कि कभी-कभार क्या होता है कि हम लगाते हैं, उस दिन नहीं लगा रहे हैं, तो वो कई बार समस्याएँ भी हो जाती हैं। तो वो आप लगा के जाएँ, इतना वो उसमें मतलब प्रिकॉशंस नहीं लेना है आपको, लगा के जाना है आपको, ठीक है? तो बिल्कुल हटा दीजिएगा। बाली बचपन से पहने हैं और यदि किसी से मन्नत माँगी है या कुछ ऐसा हुआ है, तो माताजी से बोलना कि माताजी हमें माफ़ करें और हम बस आज के लिए नहीं पहनेंगे, कल फिर पहन लेंगे आकर के। हाँ, तो दोनों में आप उतार दीजिए। हाँ, तो वो ठीक है, उस दिन आप चाहो तो चोरी से उसको भी निकाल लेना इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाओ तो। ये पहन के नहीं जाएँ, ठीक है? क्योंकि अब इनसे संबंधित भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ध्यान रखना। अब मेन मुद्दे पर हम आ रहे हैं कि जो आपके ड्रेस है, उस पर भी बात हो सकती है। उसमें ड्रेस में जो लड़कों के लिए खास करके बात होती है, 2 बातों के लिए। एक तो शूट पर होती है, यार तुम बहुत बढ़िया लग रहा है यार, कब लिया सूट, कैसा लिया? सूट आज क्यों पहना आपने अभी? क्या डेली पहनते हैं सूट में ही घूमते हैं? क्या जवाब होना चाहिए? भाई सूट तो हर कोई पहनने नहीं घूमता ना, घूमता है क्या बताओ? तो आज सूट पहन के क्यों आए भई? पहली बात, आंसर तैयार रखना। दूसरा टाई, ये टाई क्यों लगाई यार तुमने? क्या वजह है? नहीं लगाते तो काम चल जाता कि नहीं चल जाता? और लगाई है तो क्यों लगाई है? क्यों बेवजह गला फाँस के रखा है? तीसरा, ये आपने सूट पर पेन लगाया है, तो क्यों लगाया है? ठीक है? घड़ी पहनी है, तो क्यों पहनी है? मैंने कहा ये चर्चा हो सकती है। ऐसा हालाँकि वो नहीं कि इन पर होना ही है, लेकिन चर्चा हो सकती है। ठीक है? हल्के-फुल्के तरीके से कोई आपको और इनके कोई भारी-भरकम जवाब भी नहीं होते हैं, हल्के-फुल्के ही जवाब होते हैं, क्योंकि हल्की-फुल्की चीज़ है, तो इनके जवाब भी हल्के-फुल्के ही बट तुम ऐसा नहीं करना कि साहब बहुत एकदम आइडियल बन जाओ और कुछ ऐसा आंसर निकाल के लाओ कि जो उनके एकदम सिर घूम जाए कि साहब ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, है ना? जो हल्का-फुल्का क्वेश्चन है तो हल्का-फुल्का आंसर होना चाहिए उसका। हाँ, कुछ लॉजिकल भी हो, थोड़ा-सा हल्के-फुल्के बात में भी लॉजिक होना चाहिए, ठीक है? गर्ल्स के लिए जो बन सकता है, एक तो ये रहता है कि भई शादीशुदा हैं तो हल्का-फुल्का तो यानी कि इंडिकेशन सिंदूर का रह गई, तो ये क्यों लगाते हैं भई, है ना? और ना लगाएँ तो क्या दिक्कत है और लगाई तो क्यों लगाया, ठीक है? इसके बाद कानों में आपने कुछ भी पहना होगा, टॉक्स पहना, बाली पहना, जो भी है, तो ये क्यों पहना? नाक में पहना तो क्यों पहना? नहीं पहनते तो क्या दिक्कत थी? पहना है तो क्यों पहना? ठीक है?
तो ये यानी कि एक छोटे-छोटे हल्के-फुल्के क्वेश्चन बनते हैं। इनके आप यानी कि हल्के-फुल्के ही और एक कहीं थोड़ा-सा लॉजिकल मैंने कहा हल्के-फुल्के और लॉजिकल, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं। जैसे आप देखा कि आप रुक जाओ तुमने पूछ तो लिए, अब मैं तुम्हें समझा ही दूँ। तो सारी यानी कि थेरेपी और सारी लॉजी उसी में आप लगा दो, कहीं आपने स्पिरिचुअल और ये सारी चीज़ें बोले अब तुमने पूछ कैसे लिया? अब सुन ही लो बोले। तो वो चीज़ें नहीं, बिल्कुल हल्का-फुल्का क्वेश्चन है, हल्का-फुल्का जवाब आना चाहिए, जिससे वो सुन सकें और सहज रह सकें। नहीं तो वो आपसे माफ़ीनामा दे दें कि साहब मैंने गलती से आपसे पूछ लिया और आगे तो हम किसी से पूछेंगे नहीं। तो ये सब ये रहता है कि हाँ, ठीक है, एक हल्का-फुल्का बातचीत करने का सिलसिला होता है। इन चीज़ों से भी स्टार्ट हो सकता है। तो उनका सिंपल आंसर और थोड़ा-सा लॉजिक, हल्का-फुल्का लॉजिकल, है ना? ये चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग आंसर तैयार करके रखना। यदि आपको आंसर तैयार करने में कोई परेशानी हो रही है, तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? तो मेरी तरफ से जी, जी, क्या बता दूँ? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ये नहीं, महिलाओं का कमज़ोर रहता है ये नहीं। नहीं, महिलाओं का कमज़ोर नहीं रहता है। ये हाँ, ये कहीं नहीं महिलाएँ कहीं कमज़ोर नहीं है। पहली बात तो देखो, पहले तो आप ये दिमाग में रखो कि महिलाएँ कहीं कमज़ोर नहीं है। ना पुरुष स्ट्रॉन्ग है और ना महिलाएँ कमज़ोर हैं। ये पुरुष भी ध्यान रखें कि कहीं भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और महिलाएँ ये भी ध्यान रखें कि कहीं कमज़ोर नहीं है। आपका लॉजिक दोनों ही ठीक थे। पहला तो है कि वही हमारा यानी कि पारंपरिक यानी कि अ, उसमें आता है, ठीक है? ट्रेडिशन में आता है। तो इसलिए यानी कि शादीशुदा होने की वजह से उसमें लगाया जाता है। और नहीं लगाएँ तो शादीशुदा नहीं है क्या? हाँ, वही तो पूछ सकते हैं ना कि नहीं ये हमारे नहीं कि परिधान में है, शामिल है हमारे उसमें इसलिए हम लगाते हैं। कोई साइंटिफिक रीज़न है क्या? तो आपने बिल्कुल बताया कि उसमें पारा की मात्रा होती है तो वो यानी कि क्या करता है हमारे तालु को यानी कि हमारे बॉडी बैलेंस को कह सकते हो कि ठीक करता है। एक साइंटिफिक वो पूछते हैं तो अपनी तरफ से नहीं। कैसा अब उसमें तालु में घुस जाएँगे वो आपके फिर, है ना? वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, नहीं। यदि पूछते हैं कोई कोई साइंटिफिक रीज़न है तो उतना ही आपको जवाब देना है कि नहीं अब सारी बातें सुन ही लो, है ना? तो उतना ही कि वही हमारा पारंपरिक परिधान है और यानी कि हमारे यहाँ शादीशुदा महिलाओं को ये यानी कि रिक्वायर्ड रहती है इसलिए पहनते हैं। नहीं पहने तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कंपल्सरी नहीं है, चूँकि है परंपरागत तरीके से तो हम उसको हमें भी अच्छा लगा था लगाने में। एक सिंपल मैंने कहा ना जवाब है। हाँ, हाँ, वही संस्कृति हमारे नहीं परंपरा वही सारी बात है। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल जवाब। जब तक वो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं है हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है ना? उसके बाद उन्होंने कहा इसका कोई साइंटिफिक रीज़न हो सकता है या होता है, तो फिर आप उसको बताएँ। अदरवाइज़ नहीं, कि नहीं हमारे पास ये अभी डिक्शनरी में ये चीज़ तो रहेगी निकल के आ रही है इसको तो सुन ही लो आप। वो नहीं सुनाना हमें कैसे भी, ठीक है? अब जैसे कान को है ना? नाक को है, तो ये भी क्या है हमारे एक पारंपरिक परिधान के रूप में या इस तरह से पहने जाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? और यदि वो साइंटिफिक पूछते हैं, तो ऐसा नहीं कि माना जाता है कि ये प्रेशर जो होते हैं ना, कुछ पॉइंट होते हैं, उनमें से ये कान और नाक के प्रेशर पॉइंट होते हैं, जो हमारे यानी कि बॉडी को बैलेंस करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमारे माना जाता है। बस, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाते हैं। जी, और कोई? हाँ, अब वो नेक्स्ट सेशन तो यही है कि आओ, सुबह आप अपना पूरा एक्सप्लेनेशन करो। आ जाओ, 5-10 मिनट में आप पूरा थोड़ा-सा बताएँ। आ जाइए। एसी है तुम्हारा काम नहीं कर रहा है। कूलिंग करो थोड़ी-सी और, मुझे तो गर्मी लग रही है। हाँ, है? तो 21 पे कर लो। आ जाओ, सुबह। हुँ? हाँ, हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बताएँ।
अच्छा तो था। मैंने बताई, बैठी, मैंने कहा थोड़ा-सा आगे उसको और फिर मैं वहाँ बैठी और फिर उसके बाद सवाल आने शुरू हुए। तो उन्होंने सबसे पहले यही जो अध्यक्ष थी वहाँ पर संगीता आर्य मैम, उन्होंने सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की? क्योंकि राजस्थान में ऐसा सिस्टम है कि उनके पास आपका कोई बायोडाटा नहीं होता है, सिर्फ उनके पास आपका नाम भी नहीं होता है, सिर्फ आपने क्या-क्या पढ़ाई की है उसको एक छोटी-सी क्लिप पे उनके पास जानकारी ये होती है। रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो वो लगा देते हैं, है ना? लगा। ज़्यादा ऊँचा नहीं हो जाएगा? नहीं लगा सकते, बगल में लगा। तो फिर उनका जो क्वेश्चन था सबसे पहले स्कूलिंग से उन्होंने किया, उसके बाद फिर उन्होंने पूछा आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की है? आपने अपनी बीएससी कहाँ से की है? तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने कमला राजा महाविद्यालय ग्वालियर से की है। फिर उन्होंने पूछा कि आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की है? तो मैंने बताया कि मैंने वहीं से की है, कमला राजा महाविद्यालय ग्वालियर से। इसके बाद उन्होंने कहा अच्छा तो आप मध्य प्रदेश से हैं। यहाँ से उन्हें हिंट मिला कि मैं कहाँ से हूँ। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप मध्य प्रदेश से हैं और आप मतलब हाँ, इससे पहले ये क्वेश्चन था कि 2022 में आपका जेआरएफ हुआ है, तो वर्तमान में आप कुछ जॉब कर रही हैं? मैंने कहा नहीं मैम। तो फिर शोध कर रही होंगी आप? तो मैंने कहा जी मैम। तो फिर आप अपने शोध का विषय बताइए, पर वहाँ पर उन्होंने उससे कोई बात नहीं की। उसके बाद फिर क्वेश्चन था उनका कि आप मध्य प्रदेश से हैं, आप राजस्थान क्यों आना चाहती हैं? तो मैंने इसका जवाब दिया कि मैम लगभग मैंने अपनी उम्र के 25-26 साल मध्य प्रदेश में बिताए हैं और वो वहाँ की संस्कृति को जाना समझा है। यदि मुझे नौकरी के बहाने मौका मिलता है, एक नए राज्य को समझने का, वहाँ रहने का, एक्सपीरियंस करने का, तो मैं बिल्कुल राजस्थान में आना चाहूँगी। और फिर मैंने उसमें ऐड किया कि मैम नौकरी करनी है, कहीं भी कर लेंगे, तो इस पर वो मुस्कुरा दी। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने इसके अलावा कोई और परीक्षा दी है? तो मैंने कहा जी मैम, मैंने मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षा दी है। तो फिर उनका था कि मान लीजिए आपके सामने 2 लिफ़ाफ़े रखे हैं, आप किस पर हाथ रखेंगी? एक राजस्थान का है और एक मध्य प्रदेश का है, एक ही दिन आए हैं, बताइए कौन-सा उठाएँगी? तो मैंने कहा मैम मैं राजस्थान वाला उठाऊँगी। तो कहती हैं क्यों? आप अपने राज्य को छोड़कर राजस्थान वाला क्यों चॉइस करेंगी? तो मैंने उनसे कहा कि दरअसल मैम मैं जहाँ से आती हूँ, मेरा जो गृह जिला है, वो बहुत दूर नहीं है, राजस्थान, यूपी, एमपी के बॉर्डर पर ही अवस्थित है। तो बहुत ऐसा महसूस ही नहीं होता कि राजस्थान कोई दूसरा राज्य है। मुझे लगता है मैं तीनों ही राज्यों के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। इस तरह से मैंने जवाब दिया। फिर उसके ये बाद मुझे लगता है कि बहुत सटीक और बहुत शानदार। फिर हाँ, ये हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पसंदीदा रचनाकार कौन-कौन से हैं? तो मैंने यहाँ पर 3 नाम बताए, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल और अनामिका का। पर यहाँ से उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था कि आदिकाल में राजस्थान के जो रचनाकार हुए हैं राजस्थान के जो रचनाकार हुए हैं, आदिकाल से लेकर अब तक के, उनके नाम बताइए। तो मैंने क्रमशः आदिकाल के जो रासो साहित्य के रचनाकार हैं, 4-5 नाम वहाँ से बताए। उसके बाद संत काव्य में आकर मैंने 4-5 संत कवियों के नाम बताए, जैसे कि दादू दयाल जंभनाथ जी और सुंदर दास जी, इनके नाम बताए। और फिर सूफी काव्य में असाइद, जिन्होंने हंसावली लिखी है, वो नाम बताया। उसके बाद फिर मैंने राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा से भी कुछ कवियों के नाम बताए और उसके बाद आधुनिक काल में आके मैं 4-5 नाम बताकर मैं ठहर गई। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि रांगे राघव कहाँ से थे? मैंने कहा जी मैम, वो भी राजस्थान से थे। तो राजस्थान में कहाँ से संबंधित रहे हैं रांगे राघव? मैंने उन्हें बताया कि वो भरतपुर रियासत से संबंधित रहे हैं। और फिर उन्होंने मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहाँ से रहे हैं? तो मैंने कहा मैम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भी राजस्थान से रहे हैं। जयपुर में उन्होंने समालोचना पत्र निकाला है जयपुर से और अजमेर के मेयो कॉलेज में उन्होंने अध्यापन कार्य किया है। तो फिर बोलती हैं अच्छा आप ये 2 नाम भूल गई थी। तो मैंने कहा मैम स्मृति में नहीं रहा होगा, इसलिए मैं भूल गई थी। और फिर थोड़ा-सा चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था, फिर थोड़ी-सी बात हुई। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि विभाजन के समय की कुछ रचनाएँ बताइए। तो मैंने 3-4 उपन्यासों के नाम बताए उन्हें वहाँ पर, लेकिन वो जवाब से थोड़ा संतुष्ट नहीं थी, वो कुछ और नाम भी सुनना चाह रही थी। तो फिर उन्होंने ऐड ऑन किया कि भीष्म साहनी नहीं, तमस का नाम आपने सुना है? मैंने कहा जी मैम, भीष्म साहनी जी का उपन्यास है, वो भी विभाजन पर है। फिर उन्होंने एक नाम और ऐड किया कि तोबा टेक सिंह पढ़ी है आपने? मैंने कहा जी मैम, शहादत हसन मंटो की कहानी है और मैंने पढ़ी है। तो कहती अच्छा मंटो को आपने पढ़ा है? दरअसल मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, मंटो को हिंदी साहित्य में नहीं पढ़ा जाता, विभाजन के समय वो पाकिस्तान चले गए थे, तो पाकिस्तान के रचनाकार माने जाते हैं, लेकिन संयोग से मैंने मंटो को पढ़ा था। तो वो बोली अच्छा कौन-कौन सी कहानियाँ पढ़ी हैं? मैंने कहा मैम कहानी संग्रह उनका एक पढ़ा है, 14-15 कहानियाँ, लेकिन शीर्षक फिलहाल याद नहीं है। तो बोलती हैं अच्छा ठंडा गोश्त पढ़ी है? मैंने कहा जी मैम। और खोल दो पढ़ी है? मैंने कहा जी मैम। थोड़ा-सा बताइए इन कहानियों के बारे में। तो फिर मैं बता ले गई वो।
तो वहाँ पर उनको अच्छा लगा वो चीज़, मुस्कुराईं वो उस पे। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा विज्जी के बारे में बताइए। एग्ज़ैक्ट सवाल यही था, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाई क्योंकि मैंने सुना नहीं था। और फिर बोलती हैं, "अच्छा चलिए तो मैं आपको एक हिंट देती हूँ। अ, दुविधा?" मैंने कहा, "जी मैम, मैं समझ नहीं पा रही हूँ सवाल को, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हूँ।" तो फिर उन्होंने कहा कि सीधा स्पष्ट बोलती हूँ, "विजयनारायण देथा जी के बारे में आप क्या जानती हैं?" दरअसल ये राजस्थान के एक रचनाकार हैं और मैंने इनके बारे में पहले नहीं पढ़ा था, तो मैंने कहा, "मैम माफ़ी चाहूँगी, अब तक मैं नहीं पढ़ पाई हूँ इनको।" तो फिर उन्होंने कहा, "कोई बात नहीं।" फिर इसके साथ ही आगे बढ़े तो उन्होंने कहा, "अच्छा आप राजस्थान आना चाहती हैं तो बताइए चुरू, झुंझुनू और सीकर में कौन-सी बोली बोली जाती है?" तो मैंने एकदम से पिछले सवाल का चूँकि मैं आंसर नहीं दे पाई थी, तो थोड़ा अंडर प्रेशर थी पर दिख नहीं रहा था उतना, तो मैंने बोला, "मैम मारवाड़ी बोली जाती है।" तो कहती हैं, "आप श्योर हैं?" तो मैंने थोड़ा सोचा फिर बोलती हैं, "अच्छा ये बताइए शेखावाटी में कौन-कौन से ज़िले आते हैं?" तो फिर मैंने कहा, "शेखावाटी में चुरू, झुंझुनू और सीकर आते हैं मैम, मैं पिछले सवाल के लिए माफ़ी चाहूँगी। अ, यहाँ शेखावाटी में मेवाती बोली बोली जाती है।" तो फिर वो उस पर थोड़ा-सा मुस्कुराईं, फिर आगे उन्होंने पूछा मुझे कि राजस्थान के 3 मंत्रियों के नाम बताइए। तो फिर मैंने उन्हें उच्च शिक्षा मंत्री, स्कूली शिक्षा में जो मंत्री हैं, उनके नाम बताए और एक मुख्यमंत्री का नाम बताया। चूँकि मुख्यमंत्री का नाम मैं सिर्फ सरनेम उस वक़्त याद कर रही थी, तो मैंने थोड़ा-सा समय लिया 30 सेकंड का, तो वो मुस्कुराते हुए बोली कि वसुंधरा राजे तो नहीं है? मैंने कहा जी, जी नहीं मैम वो नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री थी और वर्तमान में भजन लाल शर्मा जी हैं। और फिर इस तरह से बात आगे बढ़ी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पता है यूरेनियम, लिथियम और सोना ये कहाँ मिलते हैं राजस्थान में? तो यूरेनियम में मैंने मतलब वन बाय वन पूछा था, तो मैंने कहा यूरेनियम में मैम मैं श्योर नहीं हूँ पर मैं गेस करना चाहूँगी। मैं संभवतः बता सकती हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है बताइए। तो मैंने कहा मैम संभवतः पश्चिमी राजस्थान, तो बोलती नहीं ये जवाब ठीक नहीं है। फिर उन्होंने पूछा लिथियम का, तो वो भी मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैंने उसके लिए माफ़ी माँगी। फिर उन्होंने सोने का पूछा, तो वो मुझे पता था। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैम दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िले में सोने की खदानें हैं, तो फिर वहाँ से वो बात ठीक हुआ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वागड़ और वागड़ में क्या अंतर है? दरअसल ये राजस्थान के 2 क्षेत्र हैं, तो इसमें से सिर्फ़ मैं एक ही जानती थी बागड़ वाला, वागड़ नहीं जानती थी। तो फिर मैंने एक बताया, तो एक के लिए माफ़ी माँगी, फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर जो विशेषज्ञ थे एक, उनके पास गया पहले विशेषज्ञ के पास, तो उन्होंने शोध विषय से सवाल पूछा कि आपका जो शोध विषय है वो साहित्य और मनोविज्ञान दोनों से जुड़ता है, तो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चर्चा हुई है। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बाल साहित्य पर रिसर्च कर रही हैं, कुछ रचनाकारों के नाम बताइए। तो मैंने 7-8 रचनाकारों के नाम गिनवाए, कुछ रचनाएँ पूछी, तो वो भी मैंने बताई, कहानियाँ भी और उपन्यास भी। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मन्नू भंडारी भी बाल साहित्य पर उनका उपन्यास है, आपने उसको नहीं लिया है? ना आपने मन्नू भंडारी जी को लिया है, तो मैंने उनको स्पष्ट किया कि सर वो उसमें बालक की मनोदशा दर्शाई गई है, लेकिन वो बाल साहित्य के भीतर नहीं आएगा, क्योंकि वो बड़ों के लिए लिखा गया है, बच्चों के लिए नहीं लिखा गया है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, उसके बाद शोध पर ही थोड़ा बहुत बात हुई है, फिर जो कि अध्यक्ष ने जैसे मुझसे विभाजन पर पूछा था, तो सर ने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान विभाजन पर तो आपने बताया, बांग्लादेश विभाजन पर कुछ बताइए, कुछ आपको रचना याद आ रही हो ऐसी। तो फिर उस वक़्त मुझे नहीं याद आ रही थी, तो मैंने उसके लिए माफ़ी माँगी। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा सूरदास, नंददास और मीरा का कोई पद की 2 विशेषताएँ, 2 आलोचनाएँ और कोई पद सुनाइए। तो फिर जैसे ही मैंने सूरदास की विशेषताएँ बताना शुरू की, उन्होंने कहा रहने दीजिए, सूरदास का कोई पद सुनाइए। तो फिर मैंने एक पद चूँकि वो थोड़ा-सा इंटरप्ट हो रहा था बीच में, तो अचानक से याद नहीं आया, पर जैसे ही मैंने थोड़ा समय लिया 30 सेकंड का, मैंने जैसे ही बताना शुरू किया, उन्होंने कहा रहने दीजिए, नंददास का पद सुनाइए। तो नंददास का मुझे तब याद नहीं था, उन्होंने कहा छोड़िए, मीरा का सुनाइए। तो फिर जैसे ही मीरा पे आए, मीरा का मैंने उन्हें पद सुनाया, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। और उसके बाद फिर हाँ, फिर उन्होंने कहा गोदान में कौन-कौन से स्त्री पात्र हैं, उसके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए। तो मैंने गोदान के स्त्री पात्रों के नाम गिनाए और उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा बताना शुरू किया। यहाँ पर मैं एक बड़े ज़रूरी पात्र का नाम भूल गई थी, मालती का, क्योंकि उनका सवाल ये था गोदान के स्त्री पात्रों के नाम बताइए और उसमें से आपको कौन-सी सशक्त लगती है। तो मैं धनिया पर बोल रही थी उसके बाद बोलते हैं मालती का नाम आप भूल गई हैं, क्या मालती आपको सशक्त नहीं लगती? तो फिर मैंने वहाँ किया कि सर स्मृति में नहीं आया और फिर मैंने उसको मालती का नाम ऐड किया और मालती के बारे में थोड़ी-सी चर्चा हुई उनके पात्र के बारे में। फिर बोलते हैं कि आप ये बताइए होरी, डॉक्टर प्रशांत और शेखर ये 3 उपन्यासों के अलग-अलग पात्र हैं। इनके बारे में आप क्या जानती हैं? आपको क्या लगता है नायकत्व की विशेषताओं पर कौन खरा उतरता है? तो फिर मैंने उनसे कहा कि सर शेखर एक जीवनी मैंने फ़िलहाल बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो मैं उस पर अभी कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है उसको रहने दीजिए, आप होरी और डॉक्टर प्रशांत में से बताइए आप किसको नायकत्व की विशेषताओं पर खरा उतरता हुआ देखती हैं?
तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं होरी को ज़्यादा नायकत्व की विशेषताओं पर खरा उतरता हुआ देखती हूँ। तो उनका कहना था कि होरी तो बहुत हताश दिखता है, आप उसको कैसे नायक घोषित कर सकती हैं? तो मैंने उनसे कहा कि सर होरी भले हताश दिखता है, लेकिन वो जिस वर्ग का प्रतिनिधि है, उस वर्ग का नायकत्व करने में वो पूर्णतः सक्षम है। वो किसानों की स्थिति दर्शा रहा है और उनको दिखाने में वो सक्षम है, इसलिए उसको मैं नायक अपनी तरफ से मानना चाहूँगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है और अगली जो विशेषज्ञ थी, उनके पास पहुँचा। तो उन्होंने जो कि अध्यक्ष ने क्वेश्चन किया था कि आपके फेवरेट लेखक कौन से हैं? वहाँ से उन्होंने सवाल किया कि आपने जो 3 नाम बताए हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल और अनामिका जी के, ये तीनों कवि हैं। तो ऐसा है कि आपको सिर्फ़ कविताएँ पसंद हैं, गद्य में आपकी रुचि नहीं है? तो मैंने कहा, "जी नहीं मैम, ऐसा नहीं है। गद्य भी मुझे उतना ही रुचिकर लगता है और कविताएँ भी।" चूँकि कविता थोड़ी छोटी होती है, छोटी विधा है, इसलिए कम समय में ज़्यादा पढ़ जाती है, इसलिए कविताएँ ज़्यादा पढ़ लेती हूँ। गद्य भी लेकिन उतना ही रुचिकर मुझे लगता है। तो फिर यहाँ से बात हुई, फिर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से ही एक कवि हैं मुक्तिबोध, आपने उनके बारे में सुना है? मैंने कहा जी मैम। तो बोलती हैं उनकी एक बहुत ही चर्चित कविता रही है, वो पढ़ी है आपने? मैंने कहा जी मैम, अंधेरे में कविता उनकी बहुत चर्चित रही है। तो आपको वो कविता का कुछ अंश याद होगा? आप उसकी 4 पंक्तियाँ सुना दीजिए। तो फिर मैंने अंधेरे में कविता में एक गीत है, ओ मेरे आदर्शवादी मन, मैंने उन्हें प्रॉपर गा के सुनाया, तो बड़ा खुश हुई उस पे और फिर आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि आप भारतीय काव्य शास्त्र पढ़कर आई हैं? मैंने कहा जी मैम पढ़कर आई हूँ। फिर उन्होंने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। फिर उन्होंने कहा पाश्चात्य पढ़कर आई हैं? मैंने कहा जी मैम। तो आप ये बताइए विरेचन सिद्धांत किसने दिया है? मैंने कहा अरस्तू ने दिया है। तो विरेचन सिद्धांत आप थोड़ा-सा समझा दीजिए। तो फिर मैंने उन्हें विरेचन सिद्धांत वहाँ पे समझाया। उसके बाद फिर जो अध्यक्ष थी वो बोली कि क्या तैयार करके आई हैं आप पढ़ाने के लिए? तो मैंने कहा खुसरो की रचनाओं का वर्गीकरण मैं पढ़ाऊँगी। और फिर उन्होंने कहा ठीक है जाइए वो बोर्ड है, मार्कर है, आप पढ़ा दीजिए। तो मैंने पढ़ाया वहाँ पर, चूँकि मेरा टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मुझे 6 हिस्से बताने थे, पर मैं 3 हिस्से मैंने बताए, फिर उन्होंने मुझसे कह दिया था, "आइए, बैठ जाइए।" और जैसे ही मैं वापस आके बैठी चेयर पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि, "आपकी हॉबी क्या है?" तो मैंने कहा, "मैम, फिलहाल म्यूज़िक में मैं रुचि रखती हूँ और फिलहाल मैं गिटार सीख भी रही हूँ।" तो उन्होंने कहा, "अच्छा, कौन-सा गिटार बजा लेती हैं आप? आपके पास स्पेनिश है, एक्वेस्टिक है या इलेक्ट्रिक है?" तो मैंने कहा, "मैम, एक्वेस्टिक गिटार है मेरे पास।" तो कहती हैं, "अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, अब आप जा सकती हैं।" बस इतना ही। बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये अभी आप टुबी गुर्जर जी को सुन रहे थे। इन्होंने राजस्थान पीएससी में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का इंटरव्यू दिया और इनका हिंदी साहित्य विषय से कॉल हुआ था इंटरव्यू के लिए और इन्होंने जो यहाँ मॉक दिए थे, उससे भी बेहतर तरीके से उन्होंने वहाँ प्रेज़ेंटेशन दिया। मुझे उम्मीद है कि इनका राजस्थान में सिलेक्शन 100% होना है और अ, सबसे बड़ी बात है कि इनका जो बातचीत करने का तरीका है बड़ा सरल और सहज है। हल्के-फुल्के तरीके से अपनी सारी बात को कह देती हैं और जो इनकी ख़ास बात है कि मुस्कुराता हुआ चेहरा हर बात को एकदम से सरल बना देती, कठिन से कठिन बात को। और सबसे बड़ी बात है इनके आपने देखा होगा बातचीत करने में कि इनका बात करने का तरीका ऐसा है कि लोग इनसे बात करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि इनका इंटरव्यू इसलिए लंबा खिंचा कि बोर्ड मेंबर चाह रहे होंगे कि और देर थोड़ी बैठे। क्योंकि ये उनका जो बातचीत करने का तरीका है ना, वो बहुत आकर्षक है। तो यही चीज़ें आपको बनानी हैं। जैसे अभी अपना ये पूरा इंटरव्यू का बता रही थी कि किस तरीके से उनका इंटरव्यू हुआ, स्टार्ट और लास्ट में कैसा चला। तो इस तरह से उन्होंने सीन क्रिएट कर दिया आपके सामने। नहीं लगा आप लोगों को कि बिल्कुल वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठी हैं, वो पूरा बता रही हैं। यही एक प्रोफ़ेसर में क्वालिटी होती है। कि वो यानी कि इस तरह से टीचिंग करेगा कि वो किसी भी घटना के बारे में बता रहा है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए कि अपने एक्सप्रेशन से, अपनी वाक्पटुता से यानी कि वो सीन क्रिएट कर दे। तो आप देख रहे होंगे शायद उनके अंदर ये क्वालिटी है और यही एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी प्रोफेसर के अंदर होनी चाहिए। तो वो क्या ढूँढ रहा है आपके अंदर? तो देखा कि आपने एक चीज़ और देखी होगी कि पूरे इंटरव्यू के दौरान कहीं भी नॉलेज चेक नहीं किया गया। बिल्कुल सारी सिंपल तरीके से बात चल रही थी। तो हर यानी कि इंटरव्यू में यही चीज़ रहती है कि आपके अंदर
वो पर्सनैलिटी वो देखना चाहते हैं जिस चीज़ की डिमांड है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर वो ऐसी चीज़ें ढूँढ रहे हैं कि एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर में वो क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले विषय का ज्ञान, क्योंकि यहाँ पर जैसे भी विषय की चर्चा की गई उनसे जितना बन सका उन्होंने पूरे ईमानदारी से जवाब दिए। जहाँ नहीं बना या रिकॉल नहीं हुआ उन्होंने उसको सॉरी बोल करके आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने एक सशक्त व्यक्तित्व का परिचय दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप यानी कि और प्रेजेंस ऑफ माइंड इनमें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने कुछ आंसर्स में दिया। जैसे 2 लिफाफे आपके सामने रख दिए गए, सक्सेस के दोनों लिफाफे थे। एक एमपी और एक आपका राजस्थान का। तो बिल्कुल आप राजस्थान को ही चूज़ किया आपने, अच्छी बात है, क्योंकि जिस बोर्ड में आप जा रहे हैं उस बोर्ड का आपने सम्मान किया, उनका सम्मान रखा और ये लगा कि भई उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राज्यों की सीमाएँ इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम यानी कि एमपी को पहले से ही जानते हैं, राजस्थान को भी हमें सीखने समझने का मौका मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप यानी कि उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड तभी अच्छा काम कर पाता है जब आप सहज होंगे। आप अपने ऊपर बोझ नहीं लेके जाएँ, भारी भरकम अपना व्यक्तित्व को बना के नहीं जाएँ, कि हम तो बहुत ज्ञानी-ध्यानी हैं। बिल्कुल सहज, जैसे हैं वैसे ही हैं। बस ये है कि आप जैसे हैं वैसे रहेंगे, तो आपको यानी कि क्रिएटिविटी आएगी। आप उस समय सोच पाएँगे, समझ पाएँगे। आपने एक पहले ही इससे आवरण ओढ़ लिया कि साहब मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ और मैं तो दिव्य ज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं, है ना? दिव्य दृष्टि से कुछ भी देख सकता हूँ और वो कुछ भी पूछ लें। बस ये चीज़ आपको बहुत नीचे लेके जाएगी। आप बिल्कुल सहज तरीके से जाएँ और जो पूछा जा रहा है उसको आप बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपका वहाँ व्यक्तित्व का जो परीक्षण किया जा रहा है ना, आपके अंदर वो सबसे पहले जो चीज़ ढूँढना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कितना सच्चा इंसान है ये, सच्चाई से कितना बोल रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि आप बनावटीपन जो है ना थोड़े से टाइम के लिए ला सकते हैं, फिर वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे कि ये तो व्यक्ति हर जगह पर यानी कि बनावटी बातें कर रहा है, सहज नहीं है। तो वहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो एक सहज व्यक्तित्व को ढूँढ रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व को ढूँढ रहे हैं जिसके अनुभव बड़े गहरे हों, लेकिन बातचीत करने में सहजता हो। है ना? कि ये नहीं कि साहब हल्का-फुल्का अनुभव है, लेकिन भारी भरकम शब्दों के माध्यम से या आपके अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से वो दिखाना चाहें, वो चीज़ नहीं होती है। तो आपको सुबी जी ने जो प्रेज़ेंटेशन दिया, मुझे लगता है कि इसी टाइप से आपको यानी कि सभी लोगों को तैयारी करनी है। ठीक है? सिर्फ़ सुबी जी के क्वेश्चन जो बताए गए, उनमें से मुझे लगता है कि उनके जो आंसर थे, वो बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीके से दिए गए। मैंने कहा ना कि यहाँ नॉलेज की बात ही नहीं है। हर इंटरव्यू में यही रहता है कि वो आपसे बातचीत इस तरह से करना चाहते हैं कि जिस प्रोफ़ेशन में आप आ रहे हैं, उस प्रोफ़ेशन की कौन-कौन सी क्वालिटी वो यानी कि स्टैंडर्डाइज़ होती हैं, वो आपको कितनी फुलफ़िल कर रहे हैं। भई सबसे पहला तो ये है कि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या चीज़ देखी जा रही है? सबसे पहले कि आपकी अपने विषय पर एक समझ, अध्ययन नहीं, अध्ययन आप पहले ही कर चुके हैं, उसको कितना आपने सीखा है या व्यावहारिक तौर पर आपको कितनी जानकारी है। उस ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग कितना आप कर पा रहे हैं, ये चीज़। दूसरा ये है कि फिर आप यानी कि अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुँचाएँगे? यानी कि आप टीचर हैं, तो आपको स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो अपनी बात को स्टूडेंट तक किस तरह से पहुँचाना है? और पहुँचाते समय कितना उसको आप कैसे कर रहे हैं? आकर्षक बना रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। तो वो यानी कि आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये है कि आप सभी लोग ये ध्यान रखें कि आपको वहाँ पर बोर्ड पर पढ़ाना ही है। ये बोर्ड की पढ़ाने की प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। बेशक वहाँ 2 मिनट मिलें, 5 मिनट मिलें या 10 मिनट मिलें, जितना भी वो इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन आपको कम से कम 10 मिनट पढ़ाने की प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है कि 2 मिनट के बाद ही आपको रोक दिया जाए। हो सकता है कि आपका पढ़ाना अच्छा लगे तो 5 मिनट भी पढ़वा सकते हैं। लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप अपनी कैपेसिटी या अपने मैटर को जो आप पढ़ाने वाले हैं, तो कम से कम 10 मिनट का तैयार करके चलें। और इसमें भी आप ध्यान रखें कि ऐसा टॉपिक लें जो बहुत क्लिष्ट नहीं होना चाहिए, आसान होना चाहिए, सहज होना चाहिए। हाँ, उसमें मैटर ऐसा रखें कि जिसमें आस-पास सराउंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं आ रही हो। मतलब वो छोटा-सा टॉपिक हो, 10 मिनट में लगभग पूरा क्लियर हो जाए। इतना ही हेडिंग लेकर के पूरा आप क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ें। ठीक है? चलिए
और कुछ आप लोग आज और जानना चाहते हो तो करें। तो अगला जो